विश्व में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को पहले से ही तैयार रखना एक अनुभवी सेना की अक्सर पहचान होती है। हिंदुस्तान की सेना अपनी इसी ताकत और हुनर की धार को बरकरार रखने के लिए लगातार युद्धाभ्यास में जुट गई है। इसकी ताजा मिसाल है कि इंडोनेशिया में भारतीय सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस को अपनी काबिलियत परखने का एक मौका भी दे रहा है। वो कैसे होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया की धरती पर हिंद के जवान। इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस के साथ पराक्रम का प्रमाण। इंडोनेशिया के करावांग का सांगा बुआना ट्रेनिंग एरिया इन दिनों हिंदुस्तान के वीर जवानों के शौर्य की गवाही दे रहा है। भारतीय सेना के ये जवान इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति संयुक्त युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। 21 नवंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 13 दिन तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास में स्पेशल फोर्सेस की काबिलियत निखारने के साथ हथियारों और उपकरणों की बेहतर ढंग से समझने पर जोर दिया जाता है। ऐसे युद्धाभ्यास से युद्ध की आधुनिक रणनीति और जंगलों में सेना के ऑपरेशन का हुनर सीखा जाता है। आतंकी शिविरों पर हमला करने और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। इंडोनेशिया के साथ ये युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का 8वां संस्करण है। आधुनिक दौर की चुनौतियों को समझते हुए हिंद की सेना हर वक्त अपनी काबिलियत निखारने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि जल, थल और नभ में अपनी शक्ति को बढ़ाने के मकसद से हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास में जुटी हैं। अपने युद्धाभ्यास के साथ साथ भारतीय सेना दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास पर जोर दे रही है। फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ युद्धाभ्यास इसका प्रमाण है। वायुसेना ने अपनी ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक फ्रांस के साथ गरुड़ युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। जोधपुर के आसमान में दोनों देशों के फाइटर पायलट्स ने हवाई हमले से निपटने की प्रैक्टिस की। रफेल, सुखोई और तेजस समेत फ्रांस और हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े हवाई योद्धा इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक उत्तराखंड के औली में थल सेना बर्फ से ढकी पहाड़ियों में अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिंद के वीर अमेरिकी सैनिकों को पहाड़ पर होने वाले युद्ध का अभ्यास करा रहे हैं। भारतीय सैनिकों को शून्य से नीचे के तापमान और बर्फबारी के बीच देश की हिफाजत के लिए डटे रहने का लंबा अनुभव है। खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियां भी हिंद के जवानों का जोश कम नहीं कर पाती और अपने इसी तजुर्बे को भारतीय सेना विदेशी मित्र सेनाओं के साथ साझा कर रही है। इस युद्धाभ्यास में हिंदुस्तान के जवानों को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। वायुसेना और थल सेना के साथ साथ नौसेना भी संयुक्त युद्धाभ्यास के जरिए अपने युद्ध कौशल को निखारने में जुटी है। 8 नवंबर से 15 नवंबर तक जापान सागर में मालाबार एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ यह युद्धाभ्यास हिंदुस्तान के दुश्मनों को बेचैन कर रहा था। इसमें भारत की ओर से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्तो ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इन युद्धपोतों के साथ भारत के P-8I टोही विमान भी इसमें शामिल हुए थे। लगातार हो रहे युद्धाभ्यास इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तान की सेना भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। हिंद के ये वीर रुकना नहीं जानते। ताकत और काबिलियत में दुनिया में अव्वल होने के बावजूद ये जवान अपने हुनर को लगातार तराशने में जुटे रहते हैं ताकि हिंदुस्तान की सरहदें हमेशा दुश्मनों की नजरों से महफूज रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल टेस्ट ट्रेनिंग के लिए किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने यह मिसाइल लॉन्च किया और इस दौरान सभी मानकों को ध्यान में रखा गया। ना चालाक चीन की धोखेबाजी चलेगी, और ना ही पाकिस्तान की नापाक हरकत होगी कामयाब, क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है। ये अग्नि 3 है, वो अग्नि 3 जो 3000 से अधिक किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का नाश करने में सक्षम है। वो अग्नि 3 जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। लंबी दूरी तक वार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 के सफल परीक्षण के साथ ही हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने 3000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली परमाणु परीक्षण से लैस इस अग्नि 3 मिसाइल को ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल ट्रेनिंग परीक्षण किया। 17 मीटर इस लंबी मिसाइल के अलग अलग पैरामीटर को ट्रैक किया गया है और रियल टाइम में टेलीमेट्रिक और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की ओर से निगरानी की गई। वैसे अग्नि 3 मिसाइल पहले ही सेना में शामिल हो चुकी है। अग्नि 3 की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए कई बार पहले भी टेस्ट किए जा चुके हैं। 2019 में इसका रात में परीक्षण किया गया था। इसकी खूबियों की बात करें तो 50 टन वजन वाली अग्नि 3 मिसाइल में 2 चरणों वाला इंजन लगा है जो ठोस ईंधन से चलता है। ये मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 हाइब्रिड नेविगेशन से लैस है जिसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ कंट्रोल पैनल भी है। इस मिसाइल की एक्टिव रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते कुछ वर्षों में कई कारगर कदम उठाए गए हैं, जिनके तहत सेना के तीनों अंगों के लिए स्वदेशी हथियारों को तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि जंग के हालात में दुश्मन के हर वार का माकूल जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, हिंदुस्तानी सेना के शौर्य से पूरी दुनिया बखूबी अच्छे तरह से वाकिफ है। 1971 की जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पाकिस्तान इस हार के दर्द को भुला नहीं सका है। अपने रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान के मौजूदा सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां इस हार का दर्द साफ छलका। इस कार्यक्रम में दिए अपने भाषण में उन्होंने 1971 में भारत से मिली हार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1971 की जंग और बांग्लादेश का बनना सेना की नहीं बल्कि राजनीतिक नाकामी का नतीजा था। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में वहां की सेना का कितना दखल है, लेकिन बाजवा ने अपने संबोधन में सेना की राजनीति में दखल देने को साफ साफ गलत बताया है। मौजूद हाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहां पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूं। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। तकनीक और रक्षा क्षेत्र में देश को मजबूती देने के लिए इसरो आए दिन नए नए सफल रॉकेट परीक्षण करता रहता है। एक दिन पहले यानी बुधवार को फिर इसरो ने एक नया कारनामा किया। उसने एक और रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इस बार इसरो ने RH-200 रॉकेट का सफल टेस्ट किया। इसरो ने हासिल की एक नई सफलता।
अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में फिर किया कमाल। इसरो के नाम जुड़ी एक और कामयाबी। इसरो ने एक नई सफलता हासिल कर ली है। उसकी इस कामयाबी से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का कद और बढ़ गया है। एक दिन पहले इसरो ने तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से RS-200 रॉकेट का सफल परीक्षण किया। बताया गया कि RS-200 रॉकेट का यह लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण था। इसरो के इस कारनामे के गवाह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बने। इसरो ने इसे ऐतिहासिक पल बताया गया कि इस तरह के रॉकेट का इस्तेमाल मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी पर प्रयोग के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के सफल लॉन्च के ठीक 2 दिन बाद यानी शनिवार को इसरो अंतरिक्ष में सफलता की एक और कहानी लिखने को तैयार है। इस बार PSLV रॉकेट अपने 54वें मिशन पर निकलेगा। यही वजह है कि इस मिशन को PSLV-C-54 नाम दिया गया है, जो अपने साथ OceanSat-3 सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की तरफ रवाना होगा। इस सैटेलाइट की मदद से समुद्र की स्टडी करने और उसके प्रदूषण की जांच करने में मदद मिलेगी। बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत के दबदबे को और मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और स्पेस में इस ऊंची छलांग के बाद अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान में जुल्म सहने के बाद वहां से भारत आए अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थियों को आखिरकार भारतीय नागरिकता हासिल हो गई है। बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने ऐसे 140 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की, जिनके बाद उन लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। देखिए आप भी। वो सपना जो सालों पहले देखा था, अब वो पूरा हो गया है। खत्म हो गया बरसों का इंतजार, आखिर मिल गया नागरिकता का अधिकार। भारतीय नागरिकता मिली तो खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। और मेरे पापा को 2 साल पहले मिली नागरिकता और मेरे को आज मिली है। 23 साल पहले आए थे, आज नागरिकता मिली है तो आज मेरे को अच्छा लग रहा है। ऐसे तो घूम रहे थे मगर मिल गई, अच्छा हो गया। अपना देश और अपनों के बीच रहने का एहसास क्या होता है, वो इन लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इंतजार लंबा था, नागरिकता के लिए कई सालों की मशक्कत भी करनी पड़ी, लेकिन वो मशक्कत अब पूरी हो चुकी है। जोधपुर के आसपास के इलाकों में वर्षों से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे 140 भाग्यशाली पाकिस्तानी प्रवासियों को तमाम छानबीन और कागजी कार्रवाई के बाद आखिरकार देश की नागरिकता मिल गई। यानी अब इन 140 लोगों को वो तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी जो एक भारतीय होने के नाते देश के नागरिकों को मिलती है। 100 से अधिक लोगों को नागरिकता आज प्रदान की जा रही है और मैं आपके माध्यम से जो हमारे पाक विस्थापित जो लोग हैं जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जोधपुर में रह रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी कमी पेशी है या अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो टाइमली करें। हम अभियान के रूप में नागरिकता देना चाहते हैं, ये हमारी मंशा है, राज्य सरकार की मंशा है। इन 140 लोगों का इंतजार खत्म तो हो गया, लेकिन अब भी कई पाकिस्तानी नागरिक भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कतार में हैं। जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो लगभग 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासी भारतीय नागरिकता का सपना संजोए सालों से इंतजार कर रहे हैं। अशोक शर्मा, जोधपुर, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भारतीय नागरिकता का सपना संजोए जो भी तमाम पाकिस्तानी शरणार्थी देश में मौजूद है, उनका सपना भी जल्द ही साकार होने जा रहा है। जी हाँ, और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सीवर की सफाई के लिए अक्सर लोगों को आपने मैनहोल या सेप्टिक टैंक में उतरते देखा होगा। अक्सर मैनहोल में दम घुटने और जहरीली गैसों की वजह से कई सफाई करने वालों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन अब सफाई के लिए मैनहोल में उतरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ये काम रोबोट के जरिए किया जाएगा। देश भर में आमतौर से सीवेज या फिर सीवर की सफाई अमानवीय और असुरक्षित तरीके से होती रही है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये तस्वीरें उसकी ताजा मिसाल है। दिखने में भले ही एक साधारण सी मशीन लग रही हो, लेकिन इसकी खूबी असाधारण है। तस्वीरों में जो मशीन जैसी चीज आप देख रहे हैं, वो दरअसल एक रोबोट है जो मैन होल की सफाई के लिए केरल से कानपुर लाया गया है।
मतलब ये कि सफाई के लिए मैनहोल के अंदर किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। रोबोट में लगे 4 कैमरे सीवर की गंदगी को तलाश करेंगे। इसके बाद रोबोट की मदद से सिर्फ 10 मिनट में सीवर की सफाई हो जाएगी। कानपुर की ये तस्वीरें अहम इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिली हैं, जब दमघोटू जहरीली गैस की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। देश में 5 साल के दौरान सीवर की सफाई करते समय 330 मजदूरों की मौत हुई है। सरकार की ओर से मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में ये जानकारी दी गई। 2017 से 2021 तक सबसे अधिक 47 मजदूरों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई। इन 5 सालों में 2019 के दौरान सीवर की सफाई करते हुए सबसे अधिक 116 मजदूरों की मौत हुई। वहीं 2020 में सबसे कम 19 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। 1993 के बाद से सीवर साफ करते हुए 941 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु में 213 लोगों की मौत, गुजरात में 153, उत्तर प्रदेश में 104, दिल्ली में 98, कर्नाटक में 84 और हरियाणा में 73 लोगों की सफाई के दौरान मौत हो चुकी है। मतलब ये कि हर साल लगभग 100 सीवर सफाई कर्मचारी या तो दमघोटू जहरीली गैस से या फिर सीवर में फंसकर मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदालतें सीवर की मैनुअली यानी मानव आधारित सफाई को गैर कानूनी ठहरा चुकी है। मैनुअल स्क्वेजिंग यानी हाथ से नालों की सफाई एक्ट 2013 के तहत सीवर में सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को उतारना पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर किसी खास स्थिति में किसी को सीवर में उतारना ही पड़े तो उसके लिए कई तरह के नियमों का पालन जरूरी है। मसलन जो शख्स सीवर की सफाई के लिए उतरे उसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पेशल सूट, मास्क, सेफ्टी उपकरण देना जरूरी है। सरकार ने सेप्टिक टैंक और सीवर सिस्टम की सफाई के दौरान होने वाले हादसों को टालने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम बनाई है, जिसके तहत देश में हर जिले में सीवर सिस्टम के रखरखाव के लिए एक पेशेवर एजेंसी बनाई जानी है। सुरक्षा, सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मशीनों की भूमिका अब अहम होती जा रही है। मेडिकल से लेकर सीमा सुरक्षा तक के क्षेत्रों में रोबोट की मदद ली जा रही है, जिससे इंसानी जिंदगी को महफूज रखा जा सके। कानपुर से सिमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं। देखिए, प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेला 2023 की तैयारियां भी जोरों पर है। इस बार माघ मेले की तैयारियां खास बहुत हैं क्योंकि भव्य तरीके से माघ मेला बसाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस हर साल लगने वाले माघ मेले के पारंपरिक मौके पर इस बार खास तैयारियां भी करने में जुट गए हैं। अब माघ मेले की तैयारियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आस्था और भक्ति की धरती कुंभ नगरी प्रयागराज में सज रहा है माघ मेला का संसार। संगम की धारा पर आस्था के सबसे बड़े माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 2023 में होने जा रहे माघ मेले को लेकर उत्साह तो है ही, माहौल भी पिछले सालों के माघ मेलों की तरह ही इस बार भी प्रयागराज को भक्तिमय कर रहा है। यहाँ सूने पड़े रेतीले मैदान अब तंबुओं का शहर बनने लगा है। घाट तैयार हो रहे हैं। संगम घाट पर नावों को तैयार किया जा रहा है। रास्तों के समतलीकरण का काम चल रहा है। साज सज्जा के लिए सामान विशेष आना शुरू हो गए हैं। संगम में नदी से इस पार से उस पार जाने के लिए कई पीपे के पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। माघ मेले की तैयारियों में लगे माघ मेला अधिकारी कहते हैं कि 2023 का माघ मेला कई खासियत से भरा होगा। ये पावन माघ मेला जो इस साल का है 6 जनवरी से शुरू होकर और मिड फेब तक जाएगा। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हैं। जितने टेंडर्स हो रहे हैं सब हो गए हैं। मेला प्राधिकरण जो है लैंड की लेबलिंग कर रहा है। PWD जो पांटून पूल और चेकलर प्लेट्स लगा रहा है। जल निगम अपनी पाइपलाइंस और नल की व्यवस्था कर रहा है। बिजली विभाग सब स्टेशन बना रहा है और लाइनों को लिंक करना का काम शुरू करने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे आप लोग की जो इस बार का मेला है 645 हेक्टेयर के आसपास के एरिया में बसाया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत भव्य तरीके से माघ मेला बसाया जा रहा है और इस बार पुलिस और प्रशासन कुछ अलग करने में जुटे हैं। माघ मेला में कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जितने हमारे यहाँ पे बेंडिंग जोन बनते हैं उसको एक रूपता लाने का प्रयास चल रहा है। इनको एक रूपता करके एक टाइप का फसाड डेवलपमेंट करने की बात चल रही है। जो भी हमारे संस्थाएं लगेंगे, चाहे जो भी
हमारे जो तट हैं, जो घाट हैं, उसके सामने हम लोग वास्ट लाइटिंग का भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें वास्ट लाइटिंग की जाए, सो दैट कि रात को भी मेला बिल्कुल लाइवली रहे। साथ ही साथ हम यूथ का इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, जो यूथ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो और यूथ समझ पाए कि इसकी क्या पौराणिक महत्ता है और उनका हम योगदान इसमें ले सकें। प्रशासन की माने तो इस बार मेले में वास्ट लाइट लगाई जा रही है ताकि दिन की तरह रात में भी मेला नजर आए। लाइट्स के लिए हर सेक्टर में पावर सब स्टेशन भी बनाया जा रहा है। हर जगह सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कत न हो। स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को डुबकी के लिए कई स्नान घाट बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए भी स्नान घाटों पर अलग से इंतजाम किया गया है। मेले में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाएगा। बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मी माघ मेला क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। अलग से अस्पताल का इंतजाम किया गया है। हर सेक्टरों में स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जा रहे हैं जिसमें एक डॉक्टर की भी तैनाती है। यही नहीं, अलग से बनाए एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ सुरक्षा की कमान संभालेंगे। 10 से ज्यादा पुलिस थाने और 30 अलग से पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। 10 से ज्यादा दमकल विभाग कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिस को तैनात किया जा रहा है। हर आने जाने वालों पर सीसीटीवी से निगाह रखी जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी की जाएगी। पूरे मेले की ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होगी। माघ मेला 2023 का आगाज तो पुलिस भूमि पूजन के साथ पहले ही कर चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने संगम मार्ग पर माघ मेला पुलिस लाइन के निर्माण से पहले भूमि पूजन किया था और अब तैयारियों जोरों पर है। कई सेक्टरों से बसने वाले इस माघ मेले को कई सुरक्षा के घेरों में रखा जाएगा। इस धार्मिक मेले में देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, इसलिए सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। माघ मेले के दौरान स्नान पर्व पर संगम क्षेत्र की छटा अलौकिक होती है। इस बार माघ मेले का पहला स्नान पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को है। वहीं दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को। तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 21 जनवरी को है। चौथा स्नान पर्व माघी पूर्णिमा 5 फरवरी और पांचवा स्नान पर्व महाशिवरात्रि 16 जनवरी 2023 को होगा। यहीं से माघ मेले का समापन भी हो जाएगा। प्रयागराज के संगम किनारे 6 साल पर कुंभ, 12 साल पर महाकुंभ और हर साल माघ मेला लगता है। हर साल लगने वाले माघ मेले में देश भर से साधु संत संगम तट पर 1 महीने तक अल्पवास करते हैं और संगम की रेत पर रहकर आस्था का असली तरीका बताते हैं। इस दौरान पूरा संगम क्षेत्र पूरी तरह से आस्थामय हो जाता है और कुंभ नगरी को दिव्य और भव्य बना देता है। आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। 25 नवंबर को वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म भेड़िया बड़े पर्दे पे आ रही है। फिल्म के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी है। फिल्म में इस्तेमाल वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट हाई क्लास के नजर आ रहे हैं। कहानी क्या है फिल्म की और क्यों इसे देखना चाहिए, ये खुद बता रहे हैं वरुण धवन और कृति सानन और साथ में उनकी टीम। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। What about you? बस चल रहा है। तू भी कुछ बोल रहे पुष्पा? बस चल रहा है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। टाइम निकल रहा है। ऐसे ही टाइम निकल रहा है और 25 नवंबर जल्दी आ रहा है। लिख के दूं क्या? तो मुझे नहीं लगता कि ये सॉन्ग सुनने के बाद और इन चेहरों को देखने के बाद मुझे किसी भी इंट्रो की जरूरत है, बट स्टिल मैं पूरी टीम, भेड़े की पूरी टीम के साथ हूँ। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि अरुणाचल के जंगलों में शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसे रहा? बहुत ही कमाल का रहा, जबरदस्त रहा। अरुणाचल जैसी कोई जगह ही नहीं है हमारे पूरे देश में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अनबिलीवेबल। आप जैसा हरा भरा पहन के आए वैसे इतनी झाड़ है वहाँ पे तो वो हरी भरी आपको देख के अरुणाचल की याद आ गई। इसलिए मैं हरा पहन के आई हूँ कि आपको जंगलों की याद आई। जंगलों की याद आ गई, ऑक्सीजन की याद आ गई। तो शूट के दौरान सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा रहा मेरे लिए? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन सीन है जो आई थिंक जी। एक इंटरवल ब्लॉक में आता है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीन रहा मेरे लिए।